वेलकम टू द रियल एस्टेट ट्रेनिंग। मेरा नाम मोहम्मद सलमान कुरैशी है। मैं क्वालिफ़िकेशन से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ। ओपन प्लॉट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं लोगों को बताता हूँ कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जो लोग मेरे साथ जुड़ के बिज़नेस करना चाह रहे हैं वो लोग मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते 9182728940। मैं सिर्फ गवर्नमेंट से अप्रूव प्रोजेक्ट पर ही काम करता हूँ, जो कि HMDA, DTCP और MUDA, मुडा और रेरा अप्रूव रहे तो ही हम उस पर काम करते हैं। राइट। जिस किसी ने भी आपको ये वीडियो का लिंक भेजा है, आप उनसे भी कांटेक्ट करके मेरे थ्रू बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। मैं आप सबको एक सवाल आ रहा होगा कि भाई मैकेनिकल इंजीनियर रहने के बाद मैं मेरी फील्ड रियल एस्टेट क्यों चूज़ करा। मैं रियल एस्टेट इसलिए चूज़ करा कि आज की दुनिया सिर्फ पैसों की है। तो मैं सर्च करा गूगल पर कि भाई रिच लोग कौन है, क्या कर रहे हैं वो लोग। तो टॉप के 5 लोग जो मेरे को मिले अपने तेलंगाना और आंध्रा से, वो रियल एस्टेट और फार्मा इंडस्ट्री से मिले। क्योंकि मैं एक एजुकेशन बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं ख़ुद फार्मा में एंटर होना चाहा, बट फार्मा में एंटर होना फिर एक 4 इयर्स 5 इयर्स स्टडी करना फिर बिज़नेस करना वो टाइम कंज्यूमिंग है। सो मैं शिफ्ट करा रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में जो टॉप के 5 लोग थे, 3 लोग जो है सो रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहे थे। वो लोग की नेटवर्थ लगभग 8,000 करोड़, 11,000 करोड़, 15,000 करोड़ इस तरीके से थी। ये मेरी स्टडी 2018 की है। 18 की एंडिंग में मैंने ये स्टडी की थी। उसके बाद 2019 की जैन में मैं रियल एस्टेट के बिज़नेस में एंटर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन था। खैर, हम ट्रेनिंग जानेंगे इंशाल्लाह। ये 1 घंटे की ट्रेनिंग रहेंगी। ये ट्रेनिंग अगर आप सुन लेंगे तो आपको इसके अंदर एक बेनिफिट ये रहेगा आपको कि आप लोग, एक तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी रहेंगी आपको, आप जुड़ के बिज़नेस कर सकते। दूसरा, या फिर आपको फ्यूचर में कहीं पर आपको ज़मीन लेना है आपके औलाद के लिए या फिर आपके लिए फ्यूचर में लेना है, तो आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना, ये आपको एक आइडिया लग जाता। और इंशाल्लाह आप ये 1 घंटे की ट्रेनिंग सुनने के बाद लगभग आपको एक 1 ईयर का एक्सपीरियंस होगा। मैं चैलेंज कर सकता हूँ, आपको इतनी ज़्यादा इसके अंदर नॉलेज मिलेंगी, शायद ही कहीं आपको 1-2 घंटे के अंदर सुनने के बाद इस तरीके से नॉलेज मिलेंगी। ठीक है, तो हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। ट्रेनिंग के अंदर मैं ब्रेक्स भी दूंगा, कोई ब्रेक लेना चाह रहा है तो जब बीच में जा सकते, ऐसा डायरेक्टली पॉज करके मत जाइए। ठीक है। सो ओवरव्यू ऑफ ट्रेनिंग के अंदर हम 5 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। पहला है रियल एस्टेट के बेसिक्स, दूसरा पार्ट है मेजरमेंट्स, तीसरा पार्ट है लेआउट्स, चौथा पार्ट है जोनल कॉन्सेप्ट, 5वां पार्ट है बेसिक सेल्स ट्रेनिंग। ठीक है, हम रियल एस्टेट के बेसिक की तरफ बढ़ रहे हैं। 3 वेज टू एंटर इनटू द रियल एस्टेट। आप 3 तरीके से रियल एस्टेट के अंदर इंटर हो सकते हैं। पहला है स्टेप, आपको एज ए इन्वेस्टर बन के आप रियल एस्टेट के अंदर इंटर हो सकते हैं, जिसके अंदर आपको कैपिटल लगेगा। मतलब एक 50 लाख रुपए आपके पास रहना या फिर 1 करोड़ रुपये रहना, तो आप जो है सो मार्केट में प्रॉपर्टीज़ जो रीसेल के रहते या फिर सेल के लिए रहते, वो आप ख़रीद के उसको फिर रीसेल कर सकते। अगर आपके पास इतना पैसा है तो आपके वास्ते ये बेस्ट ऑप्शन है। आप एज ए इन्वेस्टर बन के रियल एस्टेट के अंदर इंटर हो सकते। या फिर जो लोकल मार्केट हमारी सिटी में चलती, अब वहाँ पर आप एजेंट बन के, ब्रोकर बन के, कंसल्टेंट बन के, डीलर बन के, ओवरऑल बोले तो हम मीडिएटर बन के काम करें, तो आपको 1% 2% कमीशन पर आप बिज़नेस कर सकते हैं। तीसरा आपको ज़रिया रियल एस्टेट में आने का ये है कि आप एक चैनल पार्टनर बन के या फिर मार्केटिंग पर्सन बन के कोई कंपनी में जुड़ के काम कर सकते। किसी भी अच्छी कंपनी में जुड़ना बेस्ट वे है आसानी से इसके अंदर पैसा कमाने के लिए। ठीक है। सो रियल एस्टेट की मार्केट 2 तरीके की है, एक अनऑर्गेनाइज्ड है, एक ऑर्गेनाइज्ड है। हम अनऑर्गेनाइज्ड को लोकल मार्केट भी कहेंगे, जहाँ पर आपको 2% ब्रोकरेज यानी कमीशन मिलेगा अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ से नीचे है। तो मान के चलिए 50 लाख की प्रॉपर्टी है जिसका 1% कमीशन रहेगा, 50,000, 2% कमीशन रहेगा, 1 लाख रुपये आपको बायर की तरफ से, सेलर की तरफ से आपको 1-1 लाख रुपये मिल जाते हैं। लेकिन मार्केट में
लोकल मार्केट में क्या है, कंपटीशन ज़्यादा रहने की वजह से आपको 1% पे शिफ्ट होना पड़ेगा, या फिर वो लोग उनके हिसाब से देते, ठीक है। और अगर अपन प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर है तो आपको 1% कमीशन मिलता। और यहाँ पर क्या रहता, आप बायर और सेलर के बीच में आप एजेंट की तरह काम करते। यहाँ पर एजेंट को जो सो 95% काम करना पड़ता पूरा, और बायर सेलर जस्ट 5% वर्क करते। जैसा कि जब प्राइस की बात आती वहाँ पर नेगोशिएशन करते वो लोग, कम ज़्यादा। और ये लोकल मार्केट में आपको कंपटीशन ज़्यादा है, और यहाँ पर आपको फ्रॉड बहुत हो जाता, टाइम वेस्ट होता, पैसे की गारंटी नहीं है आपको लोकल मार्केट में, इसीलिए इसको हम अनऑर्गेनाइज मार्केट भी बोलते हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, जिसको हम प्रोफेशनल वे बोलेंगे रियल एस्टेट करने का, यहाँ पर आपको कमीशन या फिर ब्रोकरेज 2% से ज़्यादा मिलता, मिनिमम 4% 5% से स्टार्ट होता आपको, ठीक है। और यहाँ पर आप एक कंपनी से अटैच होते, जहाँ पर सिस्टम रहता, आप सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आते, आपको एक डेजिग्नेशन मिलता, राइट। और यहाँ पर क्या है, आपको प्रोफेशनल मार्केट में 95% जो वर्क है वो कंपनी कर लेती, जस्ट 5% वर्क आपका है। आप घर बैठे बैठे आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, नेबर्स में अगर कोई प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो जस्ट हमारे से कांटेक्ट करा देना, हम उनको लेके जाते, डील करा देते, डील होने के बाद आपको कमीशन हैंड ओवर कर देते, राइट। यहाँ पर टीम वर्क रहता, थोड़ा काम आपको करना है, थोड़ा काम हमारे करना है। यहाँ पर 100% मनी गारंटी है। तो ये दो तरीके की मार्केट में प्रोफेशनल तरीका बेस्ट है, जिससे हम आसानी से पैसा कमा सकते। अब रही बात, जब आप पब्लिक में बताएंगे कि आप रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहे हैं तो वो लोग आपको बातें बनाएंगे, अरे भाई इसके अंदर लड़ाई होती, झगड़े होते, मर्डर्स वगैरह होते, वो सब सारे लोकल मार्केट में होते हैं, हमारे प्रोफेशनल मार्केट में इस तरीके से नहीं होता, राइट। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा मैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाए रियल एस्टेट की मार्केट के ताल्लुक से। पहले एक 10-20 हज़ार साल पहले जब स्टोन एज था, वो ज़माने में जब अर्ली मैन्स, ट्राइब्स, ये लोग पत्थर का इस्तेमाल करते थे, किस लिए, आग लगाने के लिए, शिकार करने के लिए, हर चीज़ के लिए पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। तो वो वक्त में जब उनको एक झाड़ काटना होता था तो वो लोग क्या करते थे, एक झाड़ को सर्कल घेरा बना लेते थे, घेरा बना के वो झाड़ को क्या बोलते थे, जो कच्चा झाड़ है, कच्चा झाड़ आसानी से नहीं कटता पत्थर से, तो वो लोग घेरा बनाकर उसको बोलते थे कि तू इफलास है, तू मनहूस है, तू पनौती है। इस तरीके से मनुष्यत वो झाड़ पर डालते थे, तो एक हफ्ते के अंदर वो झाड़ पूरा सूख जाता था, मतलब उसके पत्ते झड़ जाते थे। तो फिर वो लोग सूख जाने के बाद थोड़ा पोखल हो जाता था वो झाड़, वो आसानी से पत्थरों से तोड़ के वो झाड़ को इस्तेमाल में लेते थे। सेम वैसे ही जब आप रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहे हैं बोल के किसी भी आपके सर्कल के लोगों को बोलेंगे, या फिर आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में बोलेंगे मैं ऐसा रियल एस्टेट का बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ या फिर रियल एस्टेट का बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो वो लोग आपको इसी तरीके से डीमोटिवेट करेंगे कि भाई इसके अंदर मर्डर होते, लड़ाई झगड़े होते, क्यों जा रहे हैं आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे रह के ये लाइन में क्यों जा रहे हैं, इस तरीके से वो लोग बातें बनाएंगे। तो अगर आप उनकी बातें सुनेंगे तो वो झाड़ किस तरीके से मुरझा गया था, इसी तरीके से आप भी रियल एस्टेट की लैंड छोड़ के आप चले जाते। जब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती, कोई पैसे देने वाला नहीं है आज के दौर में। आपकी किस्मत अच्छी है तो आपके सगे हेल्प करेंगे, नहीं तो आज के दौर में सगे भी हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये है आप लोगों से कि लोगों के बातों की एक कान से सुनिए, वही कान से निकालिए। आपको अगर बिज़नेस समझ में आया तो आप बेझिझक हमारे से कांटेक्ट करके बिज़नेस कर सकते हैं, राइट। तो आप, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अगर आप ब्रेक लेना चाहें तो पॉज करके जाके आपका जो भी वर्क है करके फिर आके कंटिन्यू कर सकते, या फिर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा पार्ट है हमारा मेजरमेंट्स का। मेजरमेंट्स के अंदर क्या रहेंगे हम आपको मैं बताता हूँ। इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी है रियल एस्टेट में जो यूज़ होती है, जैसा एक एकड़ है, गुंटा है, सेंट है, स्क्वायर यार्ड्स है, स्क्वायर फीट है, ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है यहाँ पर। इसको थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे। अब हमारे पास जो प्लॉट्स है वो स्क्वायर यार्ड्स में है, मतलब गज़ों में है, तो हम गज़ों तक जाएंगे पूरा स्टार्टिंग से। तो पहले क्या है, एकर्स जो बड़े रहते, एक एकड़ के अंदर कितने स्क्वायर यार्ड्स आते हैं हम जानेंगे। एक एकड़ के अंदर 4840 गज़ आते, गज़ को हम इंग्लिश में स्क्वायर यार्ड्स बोलेंगे। और एक एकड़ के अंदर 40 गुंटे आते, ये गुंटे भी रहते, आप लोग या फिर आपके बड़ों से आप सुने होंगे कई बार
ठीक है। एक गुंटे के अंदर 121 गज आते हैं। जिस तरीके से एक एकड़ के अंदर 4840 गज आ रहे हैं, वैसा ही एक गुंटे के अंदर 121 गज आएंगे। और एक एकड़ के अंदर 100 सेंट आते हैं। ये सेंट जो है सो आंध्रा और कर्नाटका में ज़्यादा इस्तेमाल होता, तेलंगाना में नहीं होता। जब हम अपने आप को प्रोफेशनल बोल रहे हैं तो हम आपको ये बेसिक टर्म्स भी एटलीस्ट मालूम तो रहना, क्योंकि कल के दिन कोई उंगली नहीं उठाना लोकल मार्केट से आके आप अपने आप को प्रोफेशनल बोल रहे हैं लेकिन आपको एकड़ ही नहीं मालूम, गुंटा ही नहीं मालूम, तो थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील होता अपने को। वो हिसाब से थोड़े बहुत बेसिक्स अपने को मालूम रहना ज़रूरी है। बहरहाल, तो एक सेंट के अंदर जो सो 48 गज रहते, 48.40 स्क्वायर यार्ड्स का एक सेंट रहता। अगर हम थोड़ा मैक्स के सम की तरह इसको प्रूफ करना चाहे तो ये देख सकते हैं कि हम एक एकड़ में 40 गुंटे आते, 40 इंटू 121 स्क्वायर यार्ड्स लिखा मैं। एक गुंटे की जगह हम 121 स्क्वायर यार्ड्स लिख सकते। नाउ 40 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 121 से, तो 4840 4840 गज हमारे को उसकी वैल्यू आती। एक स्क्वायर यार्ड में 9 स्क्वायर फीट रहते हैं। अब 10 स्क्वायर यार्ड में 90 स्क्वायर फीट रहेंगे, 100 स्क्वायर यार्ड में 900 स्क्वायर फीट रहेंगे। बेसिक कैलकुलेशन है। 1 यार्ड में 3 फीट रहते हैं। 1 यार्ड जो सो सिंगल डायमेंशन है, 1 स्क्वायर यार्ड जो सो 2 डायमेंशन है। ये जहन में रखना है हमारे को। ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हाउ टू कन्वर्ट स्क्वायर यार्ड्स इनटू स्क्वायर फीट। स्क्वायर यार्ड से स्क्वायर फीट में जाना है तो हमें को क्या प्रोसीजर है वो देखेंगे। मान के चलिए 100 गज है, 100 गज के अंदर कितने स्क्वायर फीट आते हैं हमारे जानना है। तो हमारे क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 9 करना है। 100 मल्टीप्लाई बाई 9 मतलब 100 इंटू 9 करेंगे हम तो 900 स्क्वायर फीट आते, मतलब 100 गज के अंदर 900 स्क्वायर फीट आते। अब मान के चलिए कोई ओल्ड सिटी का बंदा है, वो फ्लैट ले रहा, उसको आइडिया नहीं है, उनको गज़ों में मालूम 100 गज़ का 200 गज़ का घर रहता बोल के, तो हम उनको बता सकते हैं कि 100 स्क्वायर यार्ड्स मल्टीप्लाई बाई 9 करें तो 900 स्क्वायर फीट वैल्यू है। मतलब उनको बता सकते हैं भाई ये 100 गज़ का फ्लैट है बोल के। इस तरीके से एक अंदाजे की हद तक हर चीज़ का कैलकुलेशन तो स्क्वायर फीट्स में ही होता। ठीक है, सेम वैसे ही अब हम आगे बढ़ेंगे। हाउ टू कन्वर्ट स्क्वायर फीट इनटू स्क्वायर यार्ड्स, मतलब अब स्क्वायर फीट से स्क्वायर यार्ड्स में जाना है। एग्जाम्पल लेंगे हम, 900 स्क्वायर फीट है, मतलब 900 स्क्वायर फीट की फ्लैट है। अब इसको हमको स्क्वायर यार्ड्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 9 करना है। सिंपल है, वहाँ पर मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पर डिवाइड करना है। 900 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू 100 स्क्वायर यार्ड्स। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी आपको डाउट रहा आप बेझिझक कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, हम तीसरा पार्ट अभी बात करेंगे, लेआउट्स। लेआउट्स क्या रहा था मैं आपको डिटेल में बता दूँ। जब तेलंगाना में सिटी लिमिट पहले जो सो MCS थी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ हैदराबाद, सिकंदराबाद के साइड SCB था और हाईटेक सिटी के पास CDA था, CD है आई मीन, और आसिफ नगर, राजेंद्र नगर, अत्तापुर, मेहदीपट्टनम, रामचंद्रपुरम, इस तरीके इस एरिया में जो सो हुडा लेआउट था। अभी सबको कंबाइन करके गवर्नमेंट GHMC डिक्लेयर करी, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। फिर GHMC लिमिट ख़त्म होने के बाद HMDA लिमिट स्टार्ट होती है। GHMC लिमिट्स हमारे लगभग एक 50 किलोमीटर के रेंज में है। हैदराबाद के सेंटर से 25-25 किलोमीटर हर जगह हम चले गए तो ऑलमोस्ट हमारे GHMC लिमिट्स मिल जाता, और कहीं पर 10 किलोमीटर पर ही ख़त्म हो जाता, HMDA स्टार्ट हो जाता वहाँ पर। अभी फ्यूचर में 2031 में गवर्नमेंट का प्लान है कि भाई हैदराबाद की जो सिटी रहेंगी 100 किलोमीटर की रहेंगी। तो हैदराबाद के सेंटर से 50 किलोमीटर कहाँ पर भी हम जाएंगे तो HMDA लिमिट रहेंगी। उसके बाद हमको रहेंगी DTCP की लिमिट। पूरा तेलंगाना स्टेट एंड हुए तक DTCP की लिमिट रहती। अब आप लोग यहाँ पर मुडा बोल के देख रहे होंगे, राइट। MUDA ये महबूब नगर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलप है, जिसके अंदर जो फ्यूचर में सिटी बन सकते या फिर बनने वाले हैं उसके अर्बन एरियाज़ में ये अर्बन अथॉरिटी है। जिस तरह से हैदराबाद में हुडा आया था, हैदराबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसी तरीके से यहाँ पर मुडा है महबूब नगर में। जैसा कि मान के चलिए अगर आप निज़ामाबाद में उसके अर्बन एरियाज़ में वेंचर करना चाह रहे हैं तो नुडा आएगा, निज़ामाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। और यहाँ पर नीचे आप अभी एक देख रहे होंगे हाड़ा, हैदराबाद एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद देखेंगे आप YTDA, यादाद्री टेम्पल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन सब के फुल फॉर्म्स नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिल जाएंगे।
यहाँ पर हम देख सकते MCH का फुल फॉर्म, हुडा का, SCB का, CDA का, GHMC का, हाडा का, YTDA का, HMDA का, DTCP का, मुडा का, GP का। ये ग्राम पंचायत लेआउट है, राइट। इसके आपको मिल जाएंगे। हम आगे बढ़ेंगे, राइट। अब प्रीवियस स्लाइड में, ये स्लाइड में एक छोटा सा स्मॉल डिफरेंस हम देखेंगे कि यहाँ पर हर लिमिट्स में GP आपको ऐड है, ग्राम पंचायत लेआउट। ये ग्राम पंचायत लेआउट क्या है हम जानेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको ग्राम पंचायत के लेआउट में और गवर्नमेंट के अप्रूव लेआउट्स में डिफरेंस मालूम हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्राम पंचायत लेआउट एंड HMDA DTCP मुडा लेआउट्स, ठीक है। थोड़ा हम पहले HMDA DTCP के बारे में जान लेंगे। ये गवर्नमेंट से अप्रूव लेआउट रहते हैं। यहाँ पर हम आपको गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से वेंचर बनाना पड़ता। 15 से 20% लैंड जो सो मॉर्गेज करती है यहाँ पर गवर्नमेंट, और जो है सो अब वो उनके गाइडलाइंस के हिसाब से हम आपको यहाँ पर वेंचर बनाना पड़ता। मिनिमम 147 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट रहना, 33 फीट्स के रोड रहना, इलेक्ट्रिसिटी रहना, पार्क विद चिल्ड्रन प्ले एरिया रहना, ऑल BT रोड्स मतलब ब्लैक टॉप रोड जिसको हम डामर के रोड बोलते, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम रहना, मुडा के अंदर सीमेंट रोड रहना है और अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी रहना है मुडा के अंदर। DTCP HMD में उतना मैंडेटरी नहीं है। एक्सेलेंट लैंडस्केपिंग रहना है, वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स रहना है। वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स क्या है बोले तो वेंचर के कोनों पर जो सो छोटे मेन होल्स बनाते ताकि जो बारिश का पानी है ना वो बह जाना नहीं, वहीं ज़मीन में जज्ब होना वो मेन होल के अंदर जाने के बाद, उसलिए बनाते ताकि कल के दिन जब गर्मियाँ रहते बोरिंग जब हम डालते हैं वहाँ पर पानी निकालते तो नमी रहना, पानी आना हम आपको बोल के इस तरीके से वो कर दे। और ओवरहेड टैंक रहना, अगर वेंचर 10 एकड़ के ऊपर है तो ओवरहेड टैंक देना कंपलसरी आपको, 10 एकड़ के नीचे तो मैंडेटरी नहीं है। और वाटर लाइन देना। इस तरीके से गवर्नमेंट गाइडलाइंस लगाने के बाद आपको परमिशन देती 85 to 80% आप जो सो लेआउट सेल कर सकते पूरा, राइट। बाकी का जो 15 to 20% जो गवर्नमेंट मॉर्गेज कर रही आपको 2 से 3 साल का टाइम देती ये सारे डेवलपमेंट्स करना आप इसके अंदर। अगर आप मान के चलिए 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर ये डेवलपमेंट्स नहीं करें तो गवर्नमेंट आती जो 20% आपके जो प्लॉट्स मॉर्गेज करी मतलब कब्जा कर ली, वो प्लॉट्स को ऑक्शन करती गवर्नमेंट, ऑक्शन करके बेच के उससे जो पैसे जमा होते उससे वो लोग जो है सो पूरा डेवलपमेंट करके देते। क्योंकि ये HMDA DTCP मुडा लेआउट है जहाँ पर गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद ही, टैक्स पे करने के बाद ही कर सकते हैं हम, सिक्योरिटी रहती कस्टमर को। अब सेम वैसी अगर हम ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो ग्राम पंचायत में कंपनी गाइडलाइंस रहते हैं। एक तो चीप रहता, वो मार्केट से 50% का डिफरेंस रहता। मान के चलिए कोई वेंचर है, मान के चलिए शादनगर की हम बात करेंगे, शादनगर में एक वेंचर में 10,000 रुपये गज चल रहा जो DTCP का है, तो उसके बाजू अगर ग्राम पंचायत का वेंचर है तो वो 5,000 रुपये से चलता। इतना 50% का डिफरेंस रहता, आधी को आधा फ़र्क रहता, क्योंकि उसके अंदर कुछ गाइडलाइंस नहीं रहते, कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं रहता। एक तो अनअप्रूव लेआउट है, वो लिटिगेशंस वगैरह निकल सकते, आपको कब्जे वगैरह के भी चांसेस रहते, अंदर डेवलपमेंट्स नहीं रहते, एम्यूनिटीज़ नहीं रहते। मान के चलिए ग्राम पंचायत का लेआउट फ्यूचर में स्लम एरिया बनना है, फॉर एग्जांपल न्यू सिटी के पास देखेंगे हम, थोड़े पॉश एरिया से थोड़े स्लम एरिया है, हर जगह हम आपको मिलेंगे। जो भी स्लम एरिया है वो ग्राम पंचायत के लिए लेआउट्स हुए थे पहले के ज़माने में, आज वो स्लम एरिया बने। क्योंकि मेन डिफरेंस जो रहता रोड्स का रहता मेन डिफरेंस। तो वही हम आपको अगर रोड्स ही नहीं मिल रहे लेआउट के अंदर तो फ़ायदा क्या है, फिर उसकी वैल्यू भी कम बढ़ती, एप्रिसिएशन भी कम होता। बहरहाल तो इस तरीके से जो कोई भी ज़मीन लेने में इंटरेस्टेड है सिर्फ HMDA DTCP मुडा अप्रूव लेआउट से लीजिए, ग्राम पंचायत के लेआउट्स मत लीजिए ताकि आप नुकसान से बचे, ठीक है। आखिर में 100 बात की एक बात मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा कि हर अच्छी चीज़ सस्ती नहीं रहती और हर सस्ती चीज़ अच्छी नहीं रहती। आगे आप समझदार हैं, हम आगे बढ़ेंगे। ये जोनल कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग को ब्रेक चाहिए तो यहाँ पर स्किप करके आप लोग जा सकते हैं, फिर ब्रेक के बाद आगे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जोनल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर बीच में कहीं पर भी मत जाइए आप लोग। अच्छा सुनिए, ये हैदराबाद के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में क्या क्या डेवलपमेंट है एक 50 किलोमीटर के रेडियस में, हम वो जानेंगे।
राइट। ईस्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ईस्ट में हमको 2 हाईवेज जा रहे हैं। एक हाईवे जो एलबी नगर से जा रही जिसको हम विजयवाड़ा हाईवे बोलते, एक हाईवे जो उप्पल से जा रही जिसको हम वरंगल हाईवे बोलते, राइट। तो विजयवाड़ा हाईवे पर हम जो मेजर डेवलपमेंट है वो वही देखेंगे यहाँ पर। क्यों हम मेजर डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं बोले तो, पहले के ज़माने में लोगों का कॉन्सेप्ट क्या था बोले तो, वही जहाँ पर आबादी रहे वहाँ पर रेट बढ़ता ज़मीन का, इस तरीके से बात करते थे। लेकिन एक 20 साल पहले हम जब देखेंगे तो आबादी से उतना कंसर्न नहीं था डेवलपमेंट के लिए, रेट बढ़ने के लिए, जितना डेवलपमेंट से था। मान के चलिए जहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट आ गया वहाँ पर रेट बढ़ गया। अगर हम कंपेयर करें ओल्ड सिटी न्यू सिटी को, तो ओल्ड सिटी में ज़्यादा आबादी है लेकिन ओल्ड सिटी में इतनी रेटा नहीं है। न्यू सिटी में आबादी कम है मगर जो है सो रेट ज़्यादा है। अब आबादी पर कैपिटा एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। ओल्ड सिटी के अंदर क्या है, 2 BHK में हस्बैंड वाइफ उनके 4 चिल्ड्रंस रहते। वही न्यू सिटी में 4 BHK में हस्बैंड वाइफ उनके 2 चिल्ड्रंस रहते, राइट। तो इस तरीके से रहता हो वो हिसाब से। बहरहाल वो अलग टॉपिक है। तो अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो पहले के कॉन्सेप्ट में नहीं है, डेवलपमेंट के थ्रू ही हमको ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलने वाला है ज़मीन पर। तो हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात करेंगे। विजयवाड़ा हाईवे पर क्या डेवलपमेंट है हम देखेंगे। विजयवाड़ा हाईवे पर जो मेजर डेवलपमेंट्स है जिसमें से एक पहले है रामोजी फिल्म सिटी जो 1700 एकड़्स पे, राइट। और उसके बाद आपको मिलेगा माउंट ओपेरा जो एक पार्क है। दूसरा मिलेगा आपको लॉजिस्टिक्स का हब है। यहाँ पर फ्रूट मार्केट शिफ्ट हो गई कुत्तापेट की। जो फ्रूट मार्केट थी पहले मौजमजई मार्केट के पास थी फ्रूट मार्केट, फिर वहाँ से शिफ्ट होकर कुत्तापेट गई। कुत्तापेट से फिर वहाँ पर बाटा सिंगाराम के पास चले गई, रामोजी फिल्म सिटी के पास। फिर वहाँ पर जो सो एक ड्राई पोर्ट आ रहा 1000 एकड़ पे। ड्राई पोर्ट इसलिए आ रहा कि तेलंगाना को समंदर लगे हुआ नहीं है, जैसा कि आपने को महाराष्ट्र में आंध्रा में सी पोर्ट्स है ना, वैसा तेलंगाना को समंदर नहीं रहने की वजह से यहाँ पर हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट जो सो ड्राई पोर्ट बना रही। और एक 10 इंजीनियरिंग के कॉलेजेस है वहाँ पर, एक डीर पार्क है और थोड़े बहुत फैक्ट्रीज है अपने को, जैसा कि भारत बेंज है वहाँ पर और टाटा मोटर्स के है, बहुत सारे अशोक लीलैंड के है फैक्ट्रीज। तो ये कंपनीज रहने से यहाँ पर क्या है आपको जो है सो इसके अंदर जो लोग एम्प्लॉयमेंट है, जो लोग काम कर रहे हैं, ये लोग आज काम करते 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल काम करते, डेली अप डाउन 30-40 किलोमीटर करने में इनको प्रॉब्लम होती। तो फ्यूचर में ये लोग जो है सो इनके फैक्ट्रीज़ के पास, इनके बिज़नेस के पास सराउंडिंग में कोई अच्छा वेंचर है तो वहाँ पर घर लेके, मतलब वहाँ पर ज़मीन लेके घर बना के रह जाते। अगर लोन होने का है तो ग्राम पंचायत के लेआउट में लोन नहीं आता, तो ये लोग HMDA DTCP को ही फ्यूचर में प्रेफर करेंगे। तो आज जो लोग HMDA DTCP के वेंचर में इन्वेस्ट करेंगे, फ्यूचर में जब ये लोग यहाँ जो एम्प्लॉयड है ये लोग ख़रीदेंगे तो इनके प्लॉट्स ही ख़रीदेंगे। जब हम रीसेल करके, जब मार्केट 5-10 साल में वहाँ पर जब आबादी शिफ्ट हो जाती, तो जब हम अच्छा खासा अप्रिसिएशन ले सकते। तो विजयवाड़ा हाईवे पर ये डेवलपमेंट है। मेरे हिसाब से विजयवाड़ा हाईवे पर ये डेवलपमेंट रहने की वजह से मैं यहाँ पर 1 स्टार दिया, मेरी रेटिंग, पर्सनल रेटिंग, राइट। अब हम वरंगल हाईवे की अगर अब बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हम भोंगिर जो है सो टाउन है। टाउन में आपको 1 लाख रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड ज़मीन का रेट चल रहा है। आप लोग जाके पर्सनली विज़िट करके मालूम कर सकते। भोंगिर के पास वहाँ पर एक यादाद्री बोल के टेम्पल को डेवलप किया गया 1000 करोड़ रुपये लगाकर, और वहाँ पर ही 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में यादाद्री टेम्पल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई, राइट। और वहाँ पर करीब 455 एकड़ का बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पार्क बनाया गया। टेक्सटाइल पार्क वहाँ पर 600 एकड़ पर आ रहा। MMTS टू भोंगिर तक आपको MMTS जारी, राइट। और बीबी नगर पर एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड मैनी मोर्स, बहुत सारे थोड़े IT कंपनीज भी हैं वहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पर वरंगल हाईवे पर भी डेवलपमेंट है। अगर हम कंपेयर करें विजयवाड़ा हाईवे से तो वरंगल हाईवे ज़्यादा डेवलप है। वरंगल हाईवे को हम NH 163 भी बोलते हैं। ये NH जो है सो नेशनल हाईवे, उसके बाद नंबर है ये। तो ये ईस्ट का डेवलपमेंट था। अगर हम कंपैरिजन करें तो 1 स्टार हम विजयवाड़ा हाईवे पर दिए, 2 स्टार वरंगल हाईवे पर दिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। नॉर्थ की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्थ में हमको
बेंगलुरु हाईवे जिसको हम बोलते हैं NH44 जारी, ये निज़ामाबाद हाईवे है ये, और जो है सो हमाकू नागपुर हाईवे है ये NH44 जो जाती, राइट। तो यहाँ पर क्या है भाई, ज़्यादा कुछ यहाँ पर भी डेवलपमेंट नहीं है। जो यहाँ पर मेजर डेवलपमेंट है वो आता स्टेट हाईवे जो करीमनगर की रोड जा रही, शामीरपेट के थ्रू जो रोड जा रही, वो रोड पर हमाकू जिनोम वैली बोल के मिलेंगी। जिस तरीके से हाईटेक सिटी है ना, हाईटेक सिटी IT सेज है, ये जिनोम वैली जो सो फार्मा सेज है। अब ये सेज जो के अंदर लगभग 198 कंपनीज़ है, जिसके अंदर 15,000 लोग अभी लगभग काम कर रहे हैं। और इसके अंदर जो सो भारत बायोटेक वो कंपनी है जो कोविड की वैक्सीन बनाए। 1/3 ऑफ द कोविड वैक्सीन मेड बाय भारत बायोटेक ओनली। मतलब दुनिया में 33% जो कोविड की वैक्सीन बनी, जो इंडिया से एक्सपोर्ट हुई, वो यहाँ भारत बायोटेक में हमारे हैदराबाद में शामीरपेट के पास बनी थी। तो यहाँ पर फार्मा सेल्स है, राइट। और एक 10 रिजॉर्ट्स है, फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर मिलिट्री एरिया है, शामीरपेट का लेक है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जवाहर डीर पार्क है, नलसर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है, और भी बहुत सारे यहाँ पर डेवलपमेंट है। अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस जो हम हाईवेज़ देखे, वहाँ से कंपेयर करें तो नॉर्थ के साइड ज़्यादा डेवलपमेंट है, क्योंकि यहाँ पर जिनोम वैली है। वहाँ पर अभी करंट में आपको 20,000 से लेके 50,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड के वेंचर्स चल रहे हैं HMDA के। तो देखा जाए तो यहाँ पर भी अच्छा खासा डेवलपमेंट है, वहाँ से बेटर है। मेरी पर्सनल ओपिनियन के थ्रू यहाँ पर मैं 3 स्टार दिया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, राइट। ये मुंबई हाईवे है। मुंबई हाईवे हमारे जो टोली चौकी से गच्चीबोली पटानचेरू से जो कनेक्ट होके जा रही, उसको हम मुंबई हाईवे बताएंगे, राइट। मुंबई हाईवे पे क्या था पहला डेवलपमेंट, साइबर टावर्स, जो 1998 में आया था। 1996 में वहाँ पर लैंड की वैल्यू जो है सो 20,000 रुपये एकड़ थी। फिर जो है सो हमारे साइबर टावर्स आया वहाँ पर 1998 में, जिसका इनाग्रेशन चंद्राबाबू नायडू CM थे, अटल बिहारी वाजपेयी PM थे। वो टाइम पर इसका इनाग्रेशन हुआ। होने के बाद चंद्राबाबू नायडू मलेशिया और सिंगापुर की टूर करे थे, तो वहाँ पर वहाँ के IT कंपनीज़ देखे उन्होंने। देखने के बाद उन्होंने वहाँ से कॉन्सेप्ट लेके आए कि भाई अपने हैदराबाद में ऐसा IT कंपनीज़ रहना बोल के हाईटेक सिटी की बुनियाद रखे उन्होंने। हाईटेक सिटी बनेंगे अपन बोल के, तो हाईटेक सिटी का कॉन्सेप्ट अपने हैदराबाद में आया। 2005 में स्टार्ट हुआ हाईटेक सिटी और 2008 में कंप्लीट हुआ। लगभग 3 साल के अंदर हाईटेक सिटी कंप्लीट हुआ। ये L&T कंपनी जो है, लैट्स एंड ट्यूब्रो बोल के, ये कंपनी को इसका प्रोजेक्ट मिला। इंडिया के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है सो L&T को ही मिलते हैं, तो L&T वाले इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे। गवर्नमेंट का प्लान ये था कि 50,000 लोग यहाँ पर काम करेंगे। आज 50,000 से भी ज़्यादा लोग हाईटेक सिटी में काम कर रहे हैं। आपके भी सर्कल के लोग कर रहे होंगे, राइट। तो वो टाइम पर वहाँ पर 20,000 रुपये एकड़ थी। आज हाईटेक सिटी के पास लैंड की वैल्यू 100 CR पर एकड़ है, 100 करोड़ में 1 एकड़ है। मतलब 25 साल में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट आ गया, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। 30,000 रुपये 40,000 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है वहाँ पर। 3 लाख रुपये 4 लाख रुपये गज चल रही है वहाँ पर ज़मीन। और वहाँ पर अपने को मियाँपुर मेट्रो स्टेशन है। अब जिस तरीके से जो ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन से जो दिन भर चल रहे हैं, तो ये रात में जो रेस्ट करते हैं यहाँ पर मियाँपुर मेट्रो स्टेशन पर ही रेस्ट करते हैं। और मुंबई हाईवे पे एक बहुत बड़ा मेजर डेवलपमेंट आ रहा जो जहीराबाद के पास है, NIMS नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन। ये 13,500 एकड़ पे है। और हर स्टेट में एक IIT रहता, जो अपने हैदराबाद में संगारेड्डी के पास है, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। और फिर हम आपको हाईटेक सिटी से एक हम 7 किलोमीटर जाएंगे तो गच्चीबोली का सेज है वहाँ पर, जो 500 एकड़ पे आया था। फिर उसको रिसेंटली उसका नाम चेंज करके फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट रख दिए। गच्चीबोली में लगभग 1.25 लाख का एम्प्लॉयमेंट की बात हुई थी, आज उनसे भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारे हम आपको मुंबई हाईवे पर डेवलपमेंट है, स्पेशली MRF को यहाँ पर मेंशन करने का एक रीज़न है कि इंडिया की शेयर मार्केट में सबसे महंगा जो स्टॉक है वो MRF है। लगभग 70,000 रुपये कुछ एक शेयर का प्राइस है, 75,000 समथिंग, ठीक है। अगर हम मुंबई हाईवे पर देखेंगे तो प्रीवियस हाईवे से सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर है। अभी करंट डेवलपमेंट भी मुंबई हाईवे पर ही है, सबसे बूमिंग है ये, राइट। तो यहाँ पर 25 साल में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ज़मीन के रेट 20,000 रुपये गज से जाके
20,000 रुपये एकड़ जाके 100 करोड़ रुपये हो गए। तो उसका रीज़न है भाई एम्प्लॉयमेंट। 200 एकड़ पे हाईटेक सिटी, 500 एकड़ पे गच्चीबौली, ये 2 सेज आने की वजह से। सेज रहता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कब डिक्लेयर होता? जब कोई कंपनी वाले अपनी कंट्री में या कोई दूसरी कंट्री में उनका प्लांट लगाना चाह रहे हैं या फिर कंपनी लॉन्च करना चाह रहे हैं, इस्टेब्लिश होना चाह रहे हैं, तो वो लोग गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते कि भाई तो गवर्नमेंट जो है सो उनको थोड़ा प्राइस में, इलेक्ट्रिसिटी में, हर चीज़ में उनको डिस्काउंट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी उनको 5 ईयर्स तक फ्री रहती, या फिर 50% इलेक्ट्रिसिटी पे वो लोग काम कर सकते। लैंड का प्राइस 100 CR है तो 50 CR में उनको पर एकड़ मिलता। इतने ज़्यादा उनको सब्सिडीज़ मिलने की वजह से वो लोग हमारे स्टेट के, हमारी कंट्री के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते बोल के गवर्नमेंट भी क्या है, कंपनीज़ को हेल्प करती। जिस तरीके से हमारी TRS पार्टी बहुत सारा डेवलपमेंट अभी लेके आ रही है हैदराबाद में, और भी आगे लेके आने वाली है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हुए, मुंबई हाईवे एकदम बूम पे है, वहाँ पर आम आदमी प्लॉट ख़रीदना बोले तो बहुत मुश्किल है। अच्छे वाले HMDA DTCP की बात कर रहा हूँ मैं, रीसेल के तो कम में मिल जाते। आज से 5 साल के नीचे 5,500 रुपये तक 5,000 रुपये से लोग खरीदे थे, लेकिन आज 25,000 रुपये रेट चल रहा, वहाँ पर भी अंदर अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। बहरहाल तो ये वेस्ट का डेवलपमेंट था। मेरे पर्सनल राय में मैं 4 स्टार दूंगा यहाँ पर। ठीक है, अभी हम आगे की तरफ मूव होंगे। राइट, साउथ की तरफ जब हम आएंगे तो साउथ में हमको 2 हाईवे मिलेंगे। एक है बेंगलुरु हाईवे NH44 जो नॉर्थ साउथ को कनेक्ट हो रही। राइट, दूसरी हाईवे है श्रीशैलम हाईवे जो चंद्रान गुट्टा, बारकस, पहाड़ी शरीफ, तुगुगुड़ा, कंदुकूर, करताल, आमंगल, कलवा कुर्ती इधर साइड जाती। राइट, तो हम थोड़ा श्रीशैलम हाईवे का देख के यहाँ पर देख लेंगे। श्रीशैलम हाईवे की तरफ हमको महेश्वरम लगता। महेश्वरम में लगभग 100 से भी ज़्यादा कंपनीज है, 50,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। वहाँ पर फैब सिटी है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी का बहुत बड़ा मेजर रोल है वहाँ पर। विप्रो लाइट्स वहाँ पर इस्टेब्लिश है इलेक्ट्रॉनिक सिटी में, ये मैं लाइव जाकर देखा सो हूँ। वहाँ पर TCS लगता अपने को, प्लास्टिक के फैक्ट्रीज है वहाँ पर, अमेज़ॉन का डेटा सेंटर है, और बहुत बड़ा जो अपने वर्ल्ड की लार्जेस्ट फार्मा सिटी आ रही है हमको वहाँ पर 19,333 एकड़्स पर। ये दुनिया का सबसे बड़ा फार्मा सिटी है ये, लगभग 19,333 एकड़ पे। हमारा जो शमशाबाद का एयरपोर्ट है, अगर आप लोग एयरपोर्ट गए तो आप लोग को अंदाज़ा लगेगा कि 5,500 एकड़ पे है हमारा शमशाबाद का एयरपोर्ट से भी लगभग 3 गुना 4 गुना बढ़ के। अब यहाँ पर करीब लगभग 5 लाख 5.5 लाख लोगों का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको KTR के आपको स्पीचेस मिल जाएंगे वहाँ पर, और भी बहुत सारे कंपनीज़ वहाँ पर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जैसा मैक प्रोजेक्ट्स है, BTR विलास जो विलास का प्रोजेक्ट है वहाँ पर, लगभग BTR विलास में 400 से भी ज़्यादा विलास बने हुए हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल पर है वो। और वहाँ पर जो पिरामिड सेंटर है। फार्मा सिटी के अंदर 4 जोन है। पहला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, जहाँ पर साइंटिस्ट रिसर्च करेंगे। दूसरा है टाउनशिप जिसके अंदर लोग रहेंगे। फर्स्ट फेज़ में लगभग 500 घर ही अलॉट होने वाले हैं यहाँ पर। और जो फार्मा की यूनिवर्सिटी बन रही, KG to PhD तक रहेंगे। जो साइंटिस्ट वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके बच्चे वहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि शहर से 30-40 किलोमीटर अप डाउन करना मुश्किल हो जाता। और एक मैन्युफैक्चरिंग जोन भी रहेगा जहाँ पर दवाएं प्रोड्यूस होंगी। लगभग पूरा एक शहर बसाने का प्लान है आने वाले 10-20 साल के। अगर आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जिसको हम डेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, मतलब लगा के छोड़ देना, भूल जाना, तो ये बेस्ट हाईवे है फ्यूचर में आपको। आज लोग हाईटेक सिटी पे जिस तरीके से अप्रिसिएशन ले रहे हैं, 20 साल के बाद उनको जो 2-3 लाख में 100-200 गज खरीदे थे, आज 2-3 करोड़ में 4 करोड़ में जा रही है उनको। सेम वैसे यहाँ पर अगर आप 10-20 साल के लिए लेके छोड़ें तो ये बेस्ट ऑप्शन है फार्मा सिटी के सराउंडिंग में। ठीक है, तो ये श्रीशैलम हाईवे के डेवलपमेंट्स हो गए। अब हम बेंगलुरु हाईवे की तरफ आएंगे। बेंगलुरु हाईवे को हम NH44 भी बोलते हैं। ये कश्मीर टू कन्याकुमारी को कनेक्ट होती है। ये 3,775 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे है ये। अगर इसको इनडायरेक्टली कनेक्ट करा जाए तो 4,000 किलोमीटर के ऊपर जाती है। इसके ऊपर 11 स्टेट्स लगते हैं आपको, एक यूनियन टेरिटरी जो जम्मू एंड कश्मीर है वो लगता। ये हाईवे इंडिया की ओल्डेस्ट हाईवे है, 2,500 साल पुरानी हाईवे है ये। राइट, हमको मेहदीपट्टनम के पास से जो PVNR फ्लाईओवर स्टार्ट हो रहा, जो
2018 तक भी इंडिया का लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर था 11.6 किलोमीटर का। भी रिसेंटली कोलकाता में कुछ बन गया तो सेकंड नंबर पे हो गया ये। फिर जैसा ही हम PVNR क्रॉस करते आरामगढ़ के पास अपने को एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी मिलती। ये रोड पर क्या क्या मेजर डेवलपमेंट्स है, हम सिर्फ मेजर डेवलपमेंट्स की ही बात कर रहे हैं। ऐसा बेसिक डेवलपमेंट भी ऐड करें तो बहुत सारे हो जाते, दिन निकल जाता हमारे। जस्ट मेजर पे फोकस इसलिए कर रहे हैं ताकि बेसिक आइडिया होना हमारे, क्यों हम ये हाईवे पर इन्वेस्ट करना, क्यों हम यहाँ पर लेना, क्या है यहाँ पर, वो देखने के लिए हम जस्ट देख रहे हैं, राइट। फिर काटेदन इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर काटेदन की इंडस्ट्रीज़ है। काटेदन इंडस्ट्रीज़ को जो सो TRS गवर्नमेंट जो सो 2 हिस्सों में डिवाइड करी। जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं वो जहीराबाद पे जाना, मैं पिछले मुंबई हाईवे पर डिस्कस करा था कि निम्ज़ारा वहाँ पर जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर जाना, जो नॉन पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं शादनगर के बाद बालनगर बोल के एरिया है, बालनगर बोल के जो एरिया है वहाँ पर इन्वेस्ट करना, बालनगर के पास चले जाना वहाँ पर, राइट, काटेदन इंडस्ट्रीज़ को। फिर हमारी जो सिटी है वो आउटर रिंग रोड तक है पूरी, अभी सेंटर से आउटर रिंग रोड तक अभी सिटी लिमिट्स है हमारी। और ये हाईवे पर 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स लगते हैं हमारे, जिसमें से एक शमशाबाद भी है जो लगभग 5495 एकड़ पे है। फिर शमशाबाद से आपको एक 10-12 किलोमीटर तक आपको जियो 111 का जोन है जिसको हम ग्रीन बेल्ट भी बोलते हैं। और जो है सो वहाँ पर आपको रेस्ट्रिक्शन जोन भी है, वो आपको ज़्यादा परमिशन नहीं है कंस्ट्रक्शन वगैरह की, तो आपको 10 किलोमीटर तक ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं दिखता, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ही है वो डेवलपमेंट नहीं होना बोल के। फिर उसके बाद से हमको पलामा कुल बोल के एरिया है, वहाँ से आपको फ्री जोन है, मतलब हाई राइज जोन है, आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर हमको एक रिसेंटली एक श्री रामानुजाचार्य का स्टैचू आया जो 216 फीट का है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट पॉइंट है, टूरिज़्म स्पॉट है ये, पब्लिक का आना जाना बहुत है यहाँ पर। लगभग 50 रुपीज़ पर हेड वहाँ पर टिकट भी है, हमारे हिंदू भाई वहाँ पर जाते ज़्यादातर। अब ये आचार्य साहब के मानने वाले अपने तेलंगाना स्टेट में भी है, दूसरे स्टेट्स में भी है, दूसरी कंट्रीज़ में भी है, मतलब जो हमारे इंडियंस वहाँ पर रह रहे हैं वो लोग भी अपने हैदराबाद को आए तो वहाँ पर विज़िट कर रहे हैं, राइट। तो वहाँ से एक टूरिज़्म आने जाने की वजह से ट्रैवल बढ़ा वहाँ पर। अब उसके आसपास में स्वर्णा भारती ट्रस्ट है, जिम्स हॉस्पिटल है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर भी। हम जितने हो सके उतने ऐड करें, आप लोग लाइव देख सकते हैं वहाँ पर जाने के बाद भी। और वहाँ पर जो है सो कान्हा मेडिटेशन सेंटर भी है, वहाँ पर चेगूर की तरफ रहता हो, हाईवे से लगभग 8.5 किलोमीटर पे मेडिटेशन सेंटर है, बहुत बहुत बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। मेडिटेशन सेंटर के आसपास में जिस तरीके से जुबली हिल्स पर, बंजारा हिल्स पे विला है, उस तरीके से विलास है जो CRs में है वहाँ पर। मैं लाइव देखा सो, ऑलमोस्ट 99% ये मेरी पर्सनल रिसर्च है। इंशाल्लाह आप लोग भी जाके देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा। मैं ऑलमोस्ट इसके अंदर हर चीज़ लाइव देखने के बाद ही ये बनाया। सो मैं किसी सीनियर से सुन के ऐसा है वैसा है नहीं, लगभग मैं खुद देखा और मैं कई सारे लोगों को लिख जाकर विज़िट भी कराया, वो लोग को भी दिखाया, राइट। तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तिम्मापुर रेलवे स्टेशन जो 24 ट्रैक्स का हो रहा है, ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाला है यहाँ पर। देखिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट 4 है, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज। समंदर लगे हुआ नहीं है तो वाटरवेज ख़त्म, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज। मान के चलिए अमेरिका से कोई दवाइयाँ आ रही हैं या फिर कुछ लॉजिस्टिक्स आया, कोरियर आया, अब वो पहुँचाना है हमको निज़ामबाद। अब वो अमेरिका से आता शमशाबाद पे एयरपोर्ट के थ्रू, एयरवेज के थ्रू आ गया। अब निज़ामबाद में तो एयरपोर्ट है नहीं, अब वहाँ पर कैसा जाना, रोड के थ्रू डायरेक्ट गए तो कॉस्ट बढ़ जाता। तो वो लोग क्या करते हैं, शमशाबाद से रेलवे की तरफ जाते। अब रेलवे के जो बड़े हब है, सिकंदराबाद है, नामपल्ली है, फलकनुमा है। सिटी में जाना बोले तो 1 घंटा 2 घंटे हो जाते ट्रैवल करने के वास्ते। तो सिटी के बाहर जो शमशाबाद एयरपोर्ट से बहुत करीब है, जस्ट 15 किलोमीटर के रेंज में है तिम्मापुर, तो वहाँ पर वो लोग 24 ट्रैक्स का बड़ा एक जंक्शन डेवलप करें, जिस तरीके से हमारा नामपल्ली है या फिर सिकंदराबाद स्टेशन कैसा है, 24 ट्रैक्स का बना रहे हैं, ताकि वहाँ से एयरपोर्ट से आने के बाद यहाँ पर शिफ्ट हो जाना है सारे लॉजिस्टिक्स। फिर ट्रेन के ज़रिए, रेलवे के ज़रिए निज़ामबाद पहुँच जाना, फिर वहाँ से रोडवे के ज़रिए कस्टमर के घर तक पहुँच जाना, जो भी डिलीवरी जहाँ पे डिलीवरी पॉइंट है वहाँ तक पहुँच जाना। इस वजह से वहाँ पर बना रहे। अब देखिए तिम्मापुर रेलवे स्टेशन पर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे कंटेनर्स रखे हुए दिखेंगे, ये भी मैं लाइव देखा सो। गवर्नमेंट का अच्छा खासा प्लान है यहाँ पर भी। बहरहाल ये हर चीज़ फ्यूचर का है, ये इतना आसानी से नहीं होता। मामूली सा हम 100 गज का घर बना रहे तो 3 महीने 6 महीने लग जाते। अब ये
10 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़, 1000 एकड़ के प्रोजेक्ट रहते हैं, इसको तो काफ़ी सारा टाइम लगेगा, राइट। तो अभी जो रिसेंट अनाउंसमेंट हुई हमारी, मेट्रो रेल का जो है शमशाबाद तक जा रहा। अभी आज की लेटेस्ट न्यूज़ है ये कि शमशाबाद से कुत्तूर से शादनगर तक भी हमारा जो है सो मेट्रो रेल वहाँ पर आ जा रहा। काफ़ी बहुत बड़े एक खुशखबरी की बात है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे लिए भी, क्योंकि हमारा सिटी जो है सो वहाँ तक एक्सपैंड हो रही है, राइट। कुत्तूर, उसके बाद 1-2 किलोमीटर हम जाएंगे तो कुत्तूर है। कुत्तूर मशहूर है जेपी दरगाह के लिए। दरगाह के पास आपको कंपनीज है, वहाँ पर करीब लगभग 7 से 10 हज़ार लोगों का एम्प्लॉयमेंट है जहाँ पर काम कर रहे हैं। और DLF, दिल्ली लैंड्स एंड फाइनेंस, बहुत बड़ी कंपनी है, दिल्ली की कंपनी आके हमारे हैदराबाद में यहाँ पर वेंचर करी सो है। वो लोग को तक आइडिया है कि बेंगलुरु हाईवे का कितना ज़्यादा एडवांटेज है। वहाँ पर हम आपको कुत्तूर के पास नैटको फार्मा मिलेंगी, PNG मिलेंगी, माइक्रोसॉफ्ट रिसेंटली आया है मेकागुड़ा पर, अमेज़ॉन है आपको कुत्तूर पे, जॉनसन एंड जॉनसन का 2022 में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो हेट्रो लैब्स वाले ख़रीद लिए उसको, MSN लैब्स है वहाँ पर। अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे तो बेंगलुरु हाईवे के बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, हम पूरे कवर नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, जितना हो सका मैं कोशिश करा है यहाँ पर। ये नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको बेंगलुरु हाईवे के ही मिलेंगे आपको। माइक्रोसॉफ्ट है आपको शादनगर तक, कमदनम अर्बन पार्क है जो 824 एकड़ का है। ज़ू शिफ्ट होने वाला है, आप लोग सुने होंगे, पहले ज़ू जो है सो नामपल्ली जो हमारा असेंबली हॉल है वहाँ पर था, जिसको पुराना बागायाम बोलते थे लोग, वहाँ से शिफ्ट होके बहादुरपुरा पर आया। अब बहादुरपुरा पर से जब शिफ्ट होएगा तो उसके चांसेस यहाँ पर कमदनम फॉरेस्ट पार्क में जाने के, ये जो शादनगर के पास है, राइट, वहाँ पर। और ये हमारी जो बेंगलुरु हाईवे इंडिया की बिजिएस्ट हाईवे है। 2031 में HMDA मास्टर प्लान अगर हम देखेंगे तो शादनगर तक सिटी हमारी एक्सपैंड हो रही, राइट। 100 किलोमीटर की सिटी का जो विज़न है 2031 का, जिसके अंदर शादनगर आ जा रहा। अब देखिए आज से 20 साल पहले हम जब शमशाबाद में ठहरे तो हम ये नहीं बोल सकते थे कि भाई हम हैदराबाद में हैं, लेकिन आज आप ठहरेंगे शमशाबाद में तो आप हैदराबाद में बोल सकते, क्योंकि सिटी वहाँ तक एक्सपैंड हो गई। सेम वैसे आने वाले 10-20 साल में मैं तो समझूंगा 2031 में आप ठहर के ये नहीं बोल सकते कि आप शादनगर में हैं, आप हैदराबाद में हैं बोल के बोल सकते। देखिए कितना फास्ट डेवलपमेंट हो रहा। डेवलपमेंट के लिहाज से पॉपुलेशन का भी मैं एक चीज़ ऐड करूँगा। अभी हमारा इंडिया जो है सो चाइना को भी पीछे छोड़ दिया पॉपुलेशन की रेंज में, लगभग 142 करोड़ की आबादी का देश है हमारा। अभी एक दिन में अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 3,50,000 से लेके 3,80,000 बेबीज़ बॉर्न हो रहे हैं, मतलब बच्चे पैदा हो रहे हैं, और 1,50,000 लोग मर जा रहे हैं भी। लगभग 2 लाख की आबादी दिन पर दिन बढ़ते जा रही, जिसमें से हमारा इंडिया नंबर 1 पे आबादी के वास्ते, राइट। तो स्वास्तिक स्पाइसेस जो हर घर में मैं समझूंगा आम है, हल्दी मिर्ची के वास्ते, उनकी कंपनी वहाँ पर आ रही। पॉलिटिशियंस के लैंड मिलेंगे आपको शादनगर के पास, एक्टर्स के लैंड मिलेंगे। सिटी एक्सपेंशन हो रहा शादनगर तक, 50,000 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर शादनगर टाउन में। हिंदुस्तान फूड लिमिटेड है आपको, L&T का इंस्टीट्यूट है वहाँ पर। बालनगर के आगे जब हम राजापुर फार्मासिस्ट देखेंगे तो L&T का इंस्टीट्यूट है। अभी आउटर रिंग रोड के बाद जितने भी रोड्स है, लगभग हर एक जो मेन रोड है सर्विस में जो है अभी करंट में, वो 100 फीट के डिक्लेयर हो गए। NRSC है वहाँ पर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का विंग है एक। हमारे रीजनल रिंग रोड आ रहा। पहले जब रिंग रोड आया, रिंग रोड के अंदर सिटी थी हमारी, फिर उसके बाद एक 20 साल के बाद आउटर रिंग रोड आया। अब आउटर रिंग रोड के अंदर हमारी सिटी है, फिर एक 20 साल के बाद मतलब 2031 में जो सो हमारे रीजनल रिंग रोड आ रहा। तो उसका भी एक रीजनल रिंग रोड का भी एक बड़ा एडवांटेज है हमारे। बालानगर तक MMTS एक्सपैंड होने के चांसेस है। बालानगर में लगभग 28,000 की पॉपुलेशन है। बालानगर इंडस्ट्रीज, जिस तरह काटेर इंडस्ट्रियल एरिया है, कुत्तूर इंडस्ट्रियल एरिया है, इसी तरीके से बालानगर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। बालानगर की इंडस्ट्रीज़ भी अगर आप जाके देखेंगे तो काफ़ी सारा वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट है लगभग, राइट। तो बालानगर के आगे जो हमारे पोलेपल्ली राजापुर का जो फार्मा एंड इलेक्ट्रॉनिक सेज है, 30 से भी ज़्यादा वहाँ पर कंपनीज है। 250 एकड़ का पोलेपल्ली सेज है ये, 250 एकड़। अपना हाईटेक सिटी 200 एकड़ पे आता, लगभग हाईटेक सिटी के जैसा। ये लाइफ में आंखों से देखे हुआ हूँ, आप वहाँ पर जाके देखेंगे तो आपको फ़ोटोज़ कैप्चर करने नहीं दे रहे वहाँ पर वॉचमैन्स। ऐसे बड़े बड़े कंपनीज है, सुप्रीम है, और जो सो ओलेक्ट्रा है, केटो है,
और फार्मा कंपनीज तो औरोबिंदो फार्मा है, माइलाइन है, बहुत सारे कंपनीज हैं वहाँ पर, आप जाके लाइव देख सकते हैं, राइट। तो जरचल्ला बहुत ही नियर बाई है वहाँ पर, वेल डेवलप टाउन है जरचल्ला। 6 लेन रोड हो रही है हमारे जरचल्ला तक, अभी 4 लेन है। कुत्तूर तक तो अभी 6 लेन काम स्टार्ट हो गया, पर ऑलमोस्ट एंडिंग पे है। लगभग मैं समझूंगा 1 साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर कुत्तूर तक 6 लेन हो जाती रोड। 200 फीट की हाईवे है वो। स्ट्रीट लाइट भी रहेंगी हमारी ये बेंगलुरु हाईवे पर। महबूब नगर पर आईटी हब ओपन हो चुका है। महबूब नगर फ्यूचर में सिटी बनने वाला है, ऑलरेडी वहाँ पर मुडा आ गया, महबूब नगर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, और भी बहुत कुछ है हमारे इस हाईवे पर। ये मेरी पर्सनल रिसर्च के हिसाब से मैं देखा कि कोई भी कंट्री में, कौन सी भी सिटी में, स्टेट में सबसे बड़ा कोई डेवलपमेंट रहता था वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहता। क्यों? रिसेंटली जो तालिबान ऑक्यूपाई करा था अफ़गानिस्तान को, तो सारे लोग जो सो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट गए थे। काबुल क्या है? कैपिटल है अफ़गानिस्तान का। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इसलिए गए, जो कोई बंदा अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ गया, वहाँ से दुनिया में कहीं पर भी जा सकता हूँ। तो अपने हैदराबाद का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बेंगलुरु पे है, बेंगलुरु हाईवे पर है, राइट। तो ये चीज़ देखने का, और नियर बाई है वो हमारे शादनगर से एयरपोर्ट आने के लिए अगर एक इंसान को आधा घंटा लग रहा, तो सिटी से 1 घंटा लग जाता उसको जाने के लिए। हाँ, ओल्ड सिटी वाले जो नियर बाई है उन लोग हाफ एन आवर में चले जाते हैं वहाँ पर, डिस्टेंस उतना ही है, अभी ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं। तो ये चीज़ मेरी पर्सनल रिसर्च करने के बाद मेरे को क्या दिखा भाई, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट साउथ में है। साउथ में भी जो सो अगर आपको बीच में रोटेट भी करना है, 3 to 5 ईयर्स के रेंज में रखना है कोई इन्वेस्टमेंट, तो बेंगलुरु हाईवे बेस्ट है। मैं खुद मेरे पर्सनल ज़मीन लिया बेंगलुरु हाईवे पे, एक है मेरी, श्रीसलम हाईवे पर एक है मेरी। साउथ के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करा, तो मैं भी किसी को एडवाइस देना चाहूँगा तो मैं साउथ में बताऊँगा, उनके बजट के लिहाज से हम प्रोजेक्ट दिखा सकते, राइट। अभी रेंज अगर हम प्राइस रेंज देखें तो कुत्तूर पे अभी तिम्मापुर से हमारे पास है 20,000 रुपये वहाँ पर रेट चल रहा, कुत्तूर पे 15,000 रुपये चल रहा, शादनगर पे 10,000 चल रहा, बालनगर पे भी 8 से 10,000 चल रहा, आगे राजापुर पे 7-8 हज़ार रुपये चल रहा। आप हाईवे से जितना अंदर जाएंगे उतना आपको कम रेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे जोनल कॉन्सेप्ट ये हमारा कंप्लीट हुआ लगभग। अगर कोई ब्रेक लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर रुक के जा सकते हैं, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा, राइट। रही बात यहाँ पर बेसिक सेल्स ट्रेनिंग। बेसिक सेल्स ट्रेनिंग में क्या है, एक मैन बोल के फार्मूला है। ये फार्मूले के थ्रू हमारे कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है। पहली चीज़, कस्टमर के पास हमारे क्या देखना है, मनी। उनके पास पैसा है तो चुनो खरीद सकते हैं, उन्होंने कितने भी बड़े रहेंगे उनके पास पैसा है तो चुनो कस्टमर है, पैसा नहीं है तो उन्होंने कस्टमर नहीं। दूसरी चीज़ क्या है, नीड। क्या उनको ज़रूरत है हमारे प्रोडक्ट की, उनको ज़रूरत है तो ये हमारे को बेचना है, चिपकाने का काम करना नहीं है, राइट। तीसरी चीज़ अथॉरिटी, मतलब डिसीजन मेकर। क्या उनके पास अथॉरिटी है नहीं है ख़रीदने की। ये 3 चीज़ें अगर हम जान लिए तो वो बंदा जेन्युइन कस्टमर है। अब ऐसे जनों को हम फैमिली के साथ लेके जाना, क्योंकि कस्टमर को हम साइट विजिट करा सकते हैं। ऐसे 4 बंदे अगर वेंचर पर चले तो 4 में से एक क्लोजिंग के चांसेस है। 1-on-1 बोले तो आपको हाईली स्किल्ड होना पड़ता और पॉसिबल नहीं है। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते भाई ख़रीदो बोल के, हम लिख जाके दिखा सकते, कोशिश कर सकते। उन्होंने ले लिए उनके नसीब, नहीं लिए उनके नसीब, राइट। तो ये 3 चीज़ हमको देखना ज़रूरी है। मान के चलिए आपको मालूम हो गया कि फला कस्टमर है, उनके पास पैसा भी है, अथॉरिटी भी है, नीड भी है, तो उनकी फैमिली को लिख जाके हम दिखा सकते, डील हो गई तो बेस्ट है, कमीशन आ जाता, नहीं हुई तो कुछ नहीं। अब मान के चलिए किसी कस्टमर के पास पैसा है और अथॉरिटी है, मगर उनको नीड नहीं है प्लॉट की, घर में पैसा रखना चाह रहे हो ना, मगर उन्होंने इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, तो ऐसे लोगों को हम एजुकेट कर सकते, गाइड कर सकते, किस तरीके से आगे हम जानेंगे। ये छोटा बेसिक नीड क्रिएशन मेथड है। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हम उनको बता सकते, क्योंकि घर में उन्होंने पैसा रखे तो उनको पैसे बढ़ते नहीं, राइट। उन्होंने बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट कर सकते, 8 to 10% उनको रिटर्न मिलते एवरी ईयर, जिससे उनको 10-12 साल लग जाते हैं उनका पैसा डबल होने। ये जस्ट रफ कैलकुलेशन है, गूगल पे सर्च करें तो आप लोगों को मिल जाएंगे। दूसरा इन्वेस्टमेंट है, और मुस्लिम्स के वास्ते बैंक में एफडी रखना, इंटरेस्ट खाना हराम है, ठीक है। अब थोड़े लोग दारुल हरब का फतवा देते और मैं डिटेल में जाना नहीं चाह रहा हूँ, राइट। शेयर मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लगभग 14% आपको रिटर्न्स मिलेगा एवरी ईयर, जिससे आपका पैसा 7 साल में डबल होगा। गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं। शेयर मार्केट का भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा लॉस हुआ था इंट्राडे में।
बहरहाल गोल्ड की जब हम बात करेंगे तो गोल्ड की मार्केट में आपको हर साल 16 से 20% का रिटर्न है आपको, मतलब 5 से 6 साल में जो सो आपका पैसा डबल हो सकता। लेकिन गोल्ड में एक ये ड्रॉबैक है, एक तो हमको ज़कात देना है मुस्लिम लोगों को ख़ास तौर से, और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप अगर गोल्ड को ज्वेलरी के फॉर्म में ले रहे हैं तो आपके 20% मेकिंग चार्जेस काट लेते हैं। मतलब मान के चलो आज आप 50,000 रुपये से सोना ले लिए 1 तोला, अगले साल उन्हें 60,000 का भी हो गया, तो आप सोना वो बेचने जाएंगे तो आपको 50,000 के हिसाब से पैसे मिलेंगे, 20% मेकिंग चार्जेस कट जा रहे हैं उसके अंदर, इस तरीके से। तो ये भी एक रहता, आप गोल्ड लेना चाह रहे हो तो बिस्किट के फॉर्म में ले सकते हैं, राइट। अब चौथी चीज़ अगर हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी, ये हाई रिस्क है, इसके अंदर हाई प्रॉफिट है, हाई लॉस है। क्रिप्टो करेंसी जिसको आइडिया नहीं है, बिटकॉइन, एथीरियम, अभी तो हर कोई अपना कॉइन निकाल लिए, बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट करके इसके अंदर लॉस हुआ। इसको डिटेल में भी मैं इंशाल्लाह कोई जो मेरे से मुलाकात करे तो तफसीलात में बता सकता हूँ। 2 से 4 साल के अंदर इसके अंदर आपको पैसा डबल हुआ था। रिस्क भी है, डूब जाता भी डबल भी होता, राइट। पांचवा हम अगर अब देखेंगे तो रियल एस्टेट, जो 20 से 30% आपको हर साल अप्रिसिएशन दे सकता, सिटी के आउटस्कर्ट्स में, सिटी में नहीं, सिटी में सैचुरेशन लेवल पे चले गया, मतलब कांस्टेंट हो गई मार्केट, जितना बढ़ना था बढ़ गया। आप सिटी के अंदर कुछ बढ़ना बोले तो डेवलपमेंट आना हो तो सिटी के अंदर एक ही चीज़ बची हुई, रोड वाइंडिंग होंगी तो इस ज़मीन के रेट बढ़ सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। इन्फ्लेशन के हिसाब से हर साल 9 से 10% इन्फ्लेशन रहता अपने इंडिया में, तो वो हिसाब से बढ़ते रहते रेटा। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, मान के चलिए छोटा इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट ये भी है कि आपके घर में 1 लाख रुपए रखे हुए थे, 1 साल तक आप उसको इस्तेमाल नहीं करे, 1 साल तक इस्तेमाल नहीं करे तो क्या होता, 1 साल के बाद आप वो 1 लाख रुपए कहीं खर्च करने गए तो 1 साल पहले जो चीज़ आपको 1 लाख में मिल रही थी वो 1,09,000 10,000 में मिलती, मतलब जेब से आपको 9-10 हज़ार रुपये डालना है आपको। महंगाई आ गई मार्केट में, अगर वही आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर दिए तो आपको रिटर्न आता। मान के चलो आप रियल एस्टेट क्या है, लो रिस्क है, नो रिस्क लो रिस्क, 99% आपका पैसा सेव है। अब थोड़ा हम किस्मत की बात करें, जिसके नसीब में कुछ नुकसान लिखेगा उनको सिटी के अंदर भी नुकसान हुआ था, रियल एस्टेट के अंदर भी। खैर नेगेटिव बात नहीं करना चाहिए, मैं जस्ट बता रहा हूँ, राइट। अगर आप HMD DTC पे कोई प्रोजेक्ट लेंगे तो इंशाल्लाह आपको 3 से 5 साल, अगर आपका इन्वेस्टमेंट हाईवे पर है या नियर बाई जस्ट हाईवे से 3 से 5 किलोमीटर की रेंज में है तो इंशाल्लाह 3 साल के अंदर आपको प्री लॉन्चिंग के टाइम पर या फिर लॉन्चिंग के टाइम पर ही आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो आपको 3 साल में अच्छे खासे रिटर्न से आते। या फिर आपको हाईवे से अंदर है, समझिए कितना भी अंदर होगा, अगर आप DTC पे HMD का कुछ ले रहे हैं तो इंशाल्लाह एक 5 ईयर्स में आपको डबल हो जाएगा, सेफ एंड सिक्योर रहता आपको। तो जब हम उनको ये चीज़ बताएंगे तो भाई घर में पैसा रख के बंदा क्या करेगा, ये 5 चीज़ें बताए तो उनको क्या है, सेफ़ और सिक्योर अपने को रियल एस्टेट ही दिखता है, उसके अंदर उन्हें ले सकते हैं। बिल्कुल वो लोग बोलते भाई उतनी दूर काई को लेना, क्या है क्या नहीं, उतनी दूर इसलिए लेना कि सस्ता मिल रहा और उतनी दूर वहाँ पर डेवलपमेंट आ रहा बोल के लेना है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। हाँ, अब मैं आपको बता दूं कि एक इंसान आपके क्या क्या काम आ सकते हैं। पहली चीज़, या तो बंदा कस्टमर बन सकता, दूसरी चीज़ रेफरेंस दे सकते, तीसरी चीज़ एसोसिएट। मतलब कस्टमर क्या है, कस्टमर की क्वालिटीज़ आपको पीछे जाना है, मैन का फॉर्मूला चेक करना है, उनके पास पैसे रहना, नीड रहना, अथॉरिटी रहना, तो ही चुनो कस्टमर है। और उनके पास स्पेशली पैसे है तो ही कस्टमर है, उनके पास अथॉरिटी है, नीड है, पैसे नहीं है तो उनको कस्टमर नहीं है। ठीक है, एक इंसान को जब उनके पास पैसे नहीं है तो उन कस्टमर से हटा देना अपन। दूसरी चीज़ रेफरेंस, फ्री का रहता है रेफरेंस। आज के दौर में फ्री में कोई काम नहीं कर रहे हैं जनाब, तो फ्री का रेफरेंस अपन एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते सामने वालों से। दूसरी चीज़, हम डायरेक्टली एसोसिएट पे टारगेट करना है। एसोसिएट मतलब हम उनको बिजनेस पार्टनर बना लेना। जैसा कि अगर मैं छोटी स्टोरी मेरी सुनाऊँ तो 2019 की 6 जनवरी को मैं रियल एस्टेट में ज्वाइन हुआ था। लगभग संडे का दिन था, दोपहर में लगभग 3 बजे के टाइम पे कुछ एज ए इंटरव्यू के लिए मैं गया था कंपनी में। तो मैं ज्वाइन हुआ, 20 दिन के अंदर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सेल हुआ। मेरा सेल कैसा हुआ, मैं पहले मेरे सर्कल में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव में जाके बताया भाई मैं रियल एस्टेट कर रहा हूँ, तो थोड़े बहुत लोगों का इंटरेस्ट दिखाया, थोड़े जने नहीं दिखाए, राइट। फिर मैं क्या करा, भाई मेरे को बिज़नेस नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। तो मेरे को जो कमीशन मिला था, लगभग मेरे को 8.5 लाख का प्लॉट बेचे। तो कुत्तूर पे जब 5,500 रुपये गज से हमारा वेंचर चल रहा था, पिंजरला पे जो हाईवे से 6 किलोमीटर है लगभग, तो वहाँ पर वेंचर चल रहा था 5,500 रुपये गज से, 8.5 लाख का प्लॉट हो रहा था लगभग। तो वो प्लॉट बेचे तो 24,000 रुपये, 24,000 रुपीज़ एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव में ज्वाइन हुआ था कंपनी में।
तो 24,000 रुपीज़ से मैं मेरे फ्रेंड सर्कल में रिलेटिव में एक चीज़ बताया कि भाई जो लोग मेरे को कस्टमर का खाली नंबर भी ला के देंगे या फिर मेरे को मिला देंगे कोई इंटरेस्टेड पर्सन से, डील होने के बाद मैं उनको 5,000 रुपये दूंगा बोल के इस तरीके से पता था। लगभग मेरे 6 से 7 दोस्त मेरे साथ जुड़े। वो लोग, मैं उनको स्टेटस भी फॉरवर्ड नहीं करता हूँ, वो लोग मेरा स्टेटस कॉपी करके स्टेटस पर लगाते थे फ़ोटोज़ वगैरह। उतने में क्या हुआ, 20 दिन के अंदर ही हमारे एक दोस्त के वालिद साहब, उनके दोस्त दोनों आए ऑफिस पर, चीज़ समझ में आ गई, वेंचर ले लिए। आज लगभग वो वेंचर में 15,000 रुपये से हमारी कंपनी 3rd फेज़ बेच रही अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको करीब लगभग 4 साल में ट्रिपल हो गया उनका रेट। अब उन्होंने अगर डबल रेट में भी उनको 15 की जगह 10 भी आए तो उन्हें खुशी खुशी बेच सकते हैं, ऐसा है। तो बहरहाल हमारे एक सर बताते कि भाई सामने वाले की थाली में जब तक हम खाना नहीं डालेंगे अपनी थाली में खाना नहीं आता। तो हमारे क्या करना है, एक इंसान को अगर उन्होंने कस्टमर नहीं बन सक रहे तो उनको हम एसोसिएट के लिए ज्वाइन करा सकते हैं। भाई जो भी प्रॉफिट आएगा वो आपके ऊपर है, जो भी आप डिस्कस करके जितना भी आपको मान के चलिए आपको 30,000 मिल रहा तो आप 15-15 की बात कर सकते हैं, या फिर 10 की कर सकते हैं, या फिर कोई सीनियर पर्सन है वो जेन्युइन बंदा है बिज़नेस ला सकता, हम उनको 20 भी दे के अपन 10 रख सकते हैं, क्योंकि वो बंदा बिज़नेस लाने वाला है। बिज़नेस लाने वालों को हमको देना ही पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से हम कुछ भी बता के उनको बिज़नेस में ला सकते हैं। अब जो आए अच्छी बात, नहीं आए बहुत अच्छी बात है, उनके नसीब का है, राइट। तो एक इंसान हमारे इस तरीके से काम आ सकता है, या तो कस्टमर या तो एसोसिएट। अब आप लोगों को एक डाउट आ रहा होगा भाई कि ये लोगों को ढूंढेंगे क्या। बिल्कुल मैं बताता हूँ, सिंपल है, ढूंढना करना नहीं है। आज का जो स्मार्ट एज है, मतलब दौर है, इसके अंदर हमारे स्मार्टफोन है, हर चीज़ स्मार्टफोन के अंदर है हमारे, राइट। तो पहले हमारे क्या करना है, मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। एक रहता हॉट जोन, एक वार्म जोन, एक कोल्ड जोन। मान के चलिए घर में शादी हो रही तो शादी में क्या रहता कॉन्सेप्ट, पहले रस्म होता यानी एंगेजमेंट होता। एंगेजमेंट में कौन आते, सिर्फ खास लोग आते फैमिली के, 2-2 आदमी से ऐसा आते, 100-200 आदमी की, 300 आदमी की दावत होती बस लगभग। तो ये खास लोग आपके हॉट जोन में आते। ये सब लोगों से आप जो हो सो लिस्ट बनाना, पेपर में बनाइए, फ़ोन में है ना भाई नंबर बोल के डायरेक्टली कॉल मत करिए। एक पेन बुक में आप पूरों की लिस्ट बनाए। फॉर एग्जांपल आपके मम्मी के पूरे बहना भाई, आपके पापा के पूरे बहना भाई, या फिर अगर आपकी एज ज़्यादा है 30-40 है तो आपके पूरे कज़न्स, जितने लोगों को भी आप पहचानते, जो क्लोज़ लोग हैं आपके, क्लोज़ रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, 20-30 साल पुराने पड़ोसी है, ये सारे लोगों की आप लिस्ट बनाइए। लिस्ट बना के जो सो आप नंबर्स निकालिए। उनके नंबर्स निकालने के बाद एक जनों को कॉल करना है, कोशिश करिए मिलने की। अगर आप मिल के बात करेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उनको। अगर आप मिल के बात करें तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है उनसे, राइट। मिल के उनको आप जज करना थोड़ा, भाई इन्हों क्या कस्टमर बन सकते। फॉर एग्जांपल हम मामा का एग्जांपल लेंगे। अगर मामा है, मामा कितना कमाते, 30 से 50,000 रुपये कमाते महीने को। घर में किसकी चलती, मामा की चलती या मामी की चलती इन द सेंस अथॉरिटी। अगर मामी की चलती तो साइड पर मामी चलना ज़रूरी है, भले ही पैसे मामा के होंगे तो मामी मामा जो भी पूरी फैमिली लेके जाना ज़रूरी है माँ को, राइट। लिख जाने के बाद देखिए अब डील हुई तो अच्छा है ना, तो कोई बात नहीं। मामा कस्टमर बने तो कस्टमर, अगर उनको कस्टमर नहीं बने तो हम उनको एसोसिएट पे टारगेट करें। ठीक है मामा, आप बिज़नेस नहीं करना चाह रहे, आप हमारे साथ जुड़ के बिज़नेस करिए। कोई आपके सर्कल में आपके साले है, रिश्तेदार हैं आपके, जो इन लॉज की फैमिली है, ससुराल के जो लोग हैं आपके से क्लोज रहते हैं, वो लोग से आप बिज़नेस कराइए। जो भी परसेंटेज आएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा हम शेयर कर लेंगे, बल्कि इस तरीके से बात करिए। मामा अगर समझदार है तो जुड़ जाते, कुछ भी नहीं करना है, खाली नंबर लाना है, आपके हैंड ओवर कर दिए या फिर मेरे हैंड ओवर कर दिए, हम लिख जाते, दिखाते, बताते, डील लिए तो कमीशन शेयर करते। सिंपल है, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट ही यही है। जस्ट खाली हमारे पास कस्टमर मिला देना, बात ख़त्म, राइट। तो हम लिख जाने के बाद दिखाएंगे, डील हो गई तो अच्छा है। हॉट जोन में आपके हर किसी को ये मालूम रहना कि भाई आप रियल एस्टेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं सलमान हूँ, मेरे वार्म जोन में तक दूर तो बात फैली हुई है कि सलमान जो सो रियल एस्टेट में है, रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, वो भी ओपन प्लॉट्स के है, आउटस्कर्ट्स में ख़ास तौर से। इस तरीके से आपके हर बंदे को मालूम रहेगा तो आज नहीं 1 महीना 2 महीने 3 महीने के बाद भी आपको बिजनेस आ सकता, राइट। कब किसको क्या ज़रूरत पड़ जाती नहीं बोल सकते हम। तो हॉट जोन की आपको लिस्ट बनाना है, सबको कांटेक्ट करना है, या तो कस्टमर या तो एसोसिएट। मान के चलिए कस्टमर भी नहीं बनना चाह रहे उन्होंने, एसोसिएट भी नहीं बनना चाह रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, मामा को एक तीसरी कैटेगरी में ले सकते हैं।
रेफरेंस कैसा, ठीक है मामा आपको बिज़नेस नहीं करना है ना, आप क्या करिए, आपके इन लॉस में से, आपके ससुराल वालों में से, आपके ख़ास लोगों में से मेरे को एक 5 जनों का कॉन्टैक्ट नंबर दो, शायद उन लोगों में से कोई ख़रीदते होंगे या फिर शायद उन लोगों में से कोई जुड़ के मेरे साथ बिज़नेस करते होंगे। इस तरीके से आप पूछे तो 5 जनों का आप नंबर पूछे तो आपको 2 जनों के नंबर मिलने के चांसेस है, बस ये जहन में रखिए। आप 5 जनों का पूछेंगे तो 2 जनों के मिलते, ये 2 जनों मिले तो नई लिस्ट बनाना, आप नई लिस्ट बनाना, न्यू मेंबर से आप एंटर होकर और बिजनेस कर सकते हैं। बहरहाल हॉट जोन हो गया, हॉट जोन के बाद जो सो वार्म जोन है। वार्म जोन में जो लोगों को आप जानते, जो लोग आपको जानते, इंगेजमेंट हुई, ख़ास लोग आए थे, अब शादी हो रही, समझिए शादी में क्या है, ख़ास और पहचानत के लोग, सारे लोग आते, 500-1000 आदमी की जो भी होती, 2000 आदमी की भी होती, राइट। इस तरीके से वार्म जोन के लोगों को भी आपको टारगेट करना है। वार्म जोन में क्या है, आपको मालूम नहीं रहता कि भाई कस्टमर बन सकते, दूर के लोगों में ज़्यादा अपने को मालूम नहीं रह सकता है, इन्हों कस्टमर बन सकते हैं या नहीं। हम डायरेक्टली एसोसिएट पे टारगेट कर सकते हैं उनको, अगर उन्होंने कस्टमर बन गए बहुत अच्छी बात, नहीं तो एसोसिएट तो बनने ही बनना है इंशाल्लाह। अगर उन्होंने भी एसोसिएट नहीं बने तो हम उनसे भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, भाई ठीक है एक 5 जनों का रेफरल दे दो। अगर उन्हें 5 का आप पूछेंगे तो 2 जनों का तो मिलता ही, वो 2 जनों की नई लिस्ट बनती है आपको, फिर उनको आप उनका रेफरल लेके कॉल कर सकते, भाई ये मेरे मामा है, इन्हों फला अंकल है, मेरे नंबर दिए थे, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ रियल एस्टेट का, या फिर कर रही हूँ, आप मेरे को बताइए, कोई आपके सर्कल में लेने में इंटरेस्टेड है तो, या फिर आपको लेना है तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, या फिर आप किसी को दिलाए तो आपको इंशाल्लाह कमीशन प्रॉफिट जो भी है शेयर करेंगे। इस तरीके से बात करके अगर आप लोगों से जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह वो लोग आपके साथ बिज़नेस करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। फिर तीसरा है आपको कोल्ड जोन। कोल्ड जोन में भाई बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, आपको टाइम लगता, पैसा लगता, ये अननोन लोग हैं जिसको आप नहीं जानते, जो लोग हैं आपको नहीं जानते, लेकिन कोल्ड जोन में मेजॉरिटी ज़्यादा है। मतलब तेलंगाना में सिटी में खाली 1,04,000 की आबादी है, गूगल कर सकते हैं आप लोग, 1 करोड़ लोग हैं। 1 करोड़ का अगर अपन 1% भी लेंगे, 1 करोड़ में से 1 लाख लोगों के पास, क्या हमारे पास जो बेसिक प्लॉट है 10-20 लाख का है, क्या 1 करोड़ लोगों के पास 10-20 लाख रुपए नहीं होंगे? बंजारा हिल्स, हाईटेक सिटी, जुबली हिल्स, लाइंको हिल्स, इस तरीके के एरिया में ठहरे तो वहाँ पर एक लाख लोगों में से 1-1 करोड़ निकल जाते हैं वहाँ पर, उतना प्राइम पॉस्ट एरिया है। अब आजकल क्या हो गया, आप इंडिया में बहुत कम जने टिक रहे हैं, हर फैमिली में से एक बंदा जो सो गल्फ़ में न तो फॉरेन में वेस्टर्न कंट्रीज़ गया हुआ है, उन लोगों से भी आप रेफरेंस या फिर बिजनेस ले सकते हैं, राइट। तो कोल्ड जोन में एंटर होना बोले तो आपको थोड़े पैसे इन्वेस्ट करना पड़ता, राइट। तो कोल्ड जोन में नहीं जाना है तो आपको हॉट जोन के लोगों में से रेफरल लेना, फिर उनके रेफरल में से रेफरल लेना, रेफरल में से रेफरल ले तो आप घर पे बैठे बैठे आसानी से वर्क फ्रॉम होम ये कर सकते। नहीं आप कोल्ड जोन में पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो एक सेल करने के बाद इन्वेस्ट करें तो नेक्स्ट जो हमारी एडवांस ट्रेनिंग है या फिर नेक्स्ट जो भी प्रोसीजर रहेगा उसके अंदर आपको इंशाल्लाह हम बताएंगे। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट हॉट जोन का, वार्म जोन का, कोल्ड जोन का। इस तरीके से आप काम करें, इंशाल्लाह रिजल्ट आता। अब रही बात छोटा सा, आप लास्ट स्लाइड है, हमारी क्लास ख़त्म है, जस्ट एक 5 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। लगभग 1 घंटा बोला था मैं, 1 घंटा 2-3 मिनट हो गए। सक्सेस फार्मूला, आप कैसा इसके अंदर कामयाब हो सकते हैं। पहली चीज़, आप एक लिस्ट बनाइए आपकी फैमिली के, रिलेटिव्स की, फ्रेंड्स की, नेबर्स की, सोशल मीडिया के भी फ्रेंड्स जो आपके हैदराबाद में रहते, तेलंगाना में रहते, सबकी लिस्ट बनाए। एटलीस्ट 100 मेंबर्स के नाम लिखना है आपको। नाम लिखने के बाद उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी लिखिए आप। लिखने के बाद सबको कॉल करिए, कोशिश करिए मिलने की। अगर आप फीमेल हैं तो आप घर पे से बोल सकते डायरेक्टली, अगर आप मेल हैं आप तो इंशाल्लाह मिलने की कोशिश करिए, मिल के बात करें तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता। पर हम मिल भी नहीं सकते आप तो फ़ोन पे ही बात करिए, राइट। फिर उनको ये बताइए कि आप मैं रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहा हूँ। उनको कोशिश करिए आप या तो कस्टमर बनाने की या फिर एसोसिएट, जिसकी एज 30 साल के अंदर है या फिर 25 साल के अंदर है तो हम उनको कस्टमर बनाना पॉसिबल नहीं है। हाँ अगर उन्होंने गल्फ़ में है, फॉरेन में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो तो 25-30 साल के भी रहे तो उन्होंने जो सो कस्टमर बन सकते हैं। मतलब उनके पास अमाउंट रहना मेन चीज़, राइट। या तो कस्टमर या फिर एसोसिएट पे टारगेट करना है आपने। अगर उन्होंने कस्टमर भी नहीं बने, जुड़ के भी काम नहीं करते बोले, एसोसिएट भी नहीं बनते बोले, तो हम आपको क्या करना है, एसोसिएट भी नहीं बने तो हम उनसे रेफरल पूछना, ठीक है भाई आपके 5 दोस्तों का, रिश्तेदारों का, पहचान के लोगों का नंबर दियो जिसको मैं नहीं जानता हूँ, जिसको आप नहीं जानते। इस तरीके से बात करें तो अब आपकी किस्मत अच्छी रही तो उन्होंने 5 बोले तो आप 2 मिल जाते। जिस तरीके से आपको 2 आपको मिल जाएंगे नंबर्स, मिलने के बाद वो 2 जनों को भी आप कॉल करना है, बोलना है भाई फ़लाँ मेरे दोस्त है, मेरे अंकल है, मेरे मामा है, चाची है, मेरे पप्पू है, मेरे खाला है, आंटी है, नंबर दिए थे आपका, मैं ऐसा रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहा हूँ, कर रही हूँ, आप मेरे को कोई कस्टमर है तो रेफरेंस दीजिए। अगर उन्होंने नहीं है बोले तो ठीक है आप उनको बिज़नेस में एंट्री ले लेने के लिए कहिए।
उन्होंने बिज़नेस आपके पार्टनर बन गए तो जो भी ये कमीशन आपको जो मिल रहा है उसमें से आप डिवाइड कर दीजिए। अगर उन्होंने भी इंटरेस्टेड नहीं है तो उनसे भी रेफरल पूछिए, आपकी किस्मत अच्छी रही तो उन्हें रेफरल देते हैं, नहीं तो फिर आपको दूसरे तरीके से आपको निकालना है नंबर्स, राइट। ठीक है, तो 2 नंबर्स मिलते हैं, सेम यही है। फिर जिस तरीके से आपको न्यू नंबर्स मिल जाते रेफरल के थ्रू आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में से जो लोग आपको रेफरल देते उसकी नई लिस्ट, मान के चलो आप 100 मेंबर की लिस्ट बनाए, 100 के 100 लोग काम नहीं करना चाह रहे, लेकिन 100 के 100 लोगों में से एक एक जना का तो नंबर दे सकते हो ना, एक एक जने नंबर दे दो, फिर 100 मेंबर्स की नई लिस्ट बनेगी। आप आपके मामा का, अंकल का, खाला का, दोस्त का रेफरेंस लेके फिर आप ये प्रोसेस को रिपीट करिए, इंशाल्लाह रिजल्ट आता। मैं खुद मेरे जितने भी सेल्स करा लगभग खाली एक सेल मेरा डायरेक्ट है, जो मेरा डायरेक्ट कस्टमर थे, बाकी पूरे सेल्स में मेरे फ्रेंड्स इन्वॉल्व है, रिलेटिव्स इन्वॉल्व है। इस तरीके से हम उनको बिज़नेस पार्टनर बना के जो भी बिज़नेस आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह कमीशन शेयर कर लेके हम बिज़नेस कर लेना। तो आप भी इंशाल्लाह इस तरीके से काम करिए, 100% रिजल्ट आता। हमारी ऑलमोस्ट ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। 1 मिनट अगर आप 1-2 मिनट दिए तो मैं आपको 1-2 स्टोरीज सुनाता हूँ ताकि आप मोटिवेट होना कि रियल एस्टेट के अंदर कैसे कैसे लोग सक्सेसफुल हुए। अपने हैदराबाद में जियागुड़ा बोल के एक मार्केट है जहाँ पर बकरे वगैरह मिलते। तो जियागुड़े की मार्केट के एक सर थे हमारे जो कंपनी में बाली की ट्रिप क्वालिफाई करे थे, मलेशिया में है, तो गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने बाली देख के रो रहे थे कहते। तो दूसरे सराह पूछे, रहे भाई कहीं क्यों रो रहे हैं तुम? तो उन्होंने उनकी स्टोरी सुनाए। उन्होंने पढ़े लिखे तो नहीं थे, कोई ऐब नहीं है पढ़े लिखे होना, नहीं पढ़े लिखे होना। तो उन्होंने स्टोरी सुनाई, मैं जो है सो जियागुड़े में कोई आदमी बकरा ख़रीदने आया तो धोती लुंगी पे, धोती शर्ट पे रहता था मैं, हवाई चप्पल थी मेकन, सुतली का चुट्टा रहता था। वो सुतली कोई भी बकरा ख़रीद रहे तो पैरों को बकरे को रस्सी वो सुतली बन के 10-10 रुपये लेता हूँ। दिन भर में 20-25-30 बकरे बना तो 200-300 रुपये घर को लिख जाने वाला आदमी। कोई फला साहेब आए थे, उन्होंने मेरे को बोले ये जो भी बकरे ख़रीदने आते उनको पैम्पलेट ना दियो, रियल एस्टेट के बारे में बोलो। तो उन्होंने इस तरीके से पैम्पलेट देते गए, तो उन्होंने इस तरीके से पैसा कमाते कमाते रियल एस्टेट में एंटर हुए। रियल एस्टेट में एंटर होने के बाद इतना पैसा कमाए, अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़े। आज फॉरेन मतलब बाली की, मलेशिया की ट्रिप क्वालिफाई करे थे उन्होंने। तो एक ऐसा आदमी जो जियागुड़े में बिल्कुल ही नहीं के बराबर, जो सोच नहीं सकता दूसरी कंट्री कभी ज़िंदगी में जाएगा, ऐसा आदमी रियल एस्टेट में सक्सेसफुल हुआ। तो क्या हम और आप नहीं हो सकते? पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो लोग भी यहाँ तक आए। मेरे को मालूम है कई सारे लोग आधी वीडियो में चले गए, उनको इंटरेस्ट नहीं था, उनको पैसा कमाना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इनकम भी लैक्स में हुई, लास्ट ईयर भी, ये ईयर भी, इससे पहले के प्रीवियस ईयर भी। इस तरीके से कमाने के बाद ही हम आपको बता रहे हैं कि भाई आप भी कमा सकते, राइट। ऐसे बंदे रियल एस्टेट में कामयाब हो रहे हैं। तो आप और मैं क्या ऐब लेना? मैं किसी भी फीमेल को, लेडीज़ को इनकरेज नहीं करता हूँ बिज़नेस करने के लिए, लेकिन मैं ख़ुद एक मेरे से 1 साल छोटी बच्ची के नीचे बिज़नेस सिखाता हूँ। ये वो बंदी निज़ामाबाद की थी, निज़ामाबाद से आके उन्होंने यहाँ हॉस्टल में थे। लगभग 6 महीने के अंदर उन्होंने 5 लाख रुपये कुछ कमाए थे, 4 से 5 लाख रुपये कमाए थे। मैं शॉक्ड हो गया। मेरे जैसे करीब 20 मेंबर्स उनके अंडर में एज ए फ्रीलांसर कमीशन पे काम करने वाले लोग, किसी को भी तनख्वाह नहीं, डेली हम लोग ऑफिस जाते थे। ऐसा तो फीमेल्स के पास भी पोटेंशियल है भाई आज के दौर में। और आज के दौर की मार्केट ऐसी हो गई, आज के दौर में एक आदमी के कमाई से गुजारा हो सकता, कुछ फ्यूचर के वास्ते रख लेना है बोले तो आपको जो है सो 2 आदमी तो भी कमाना पड़ता, फिर दूसरी इनकम सोर्स होना पड़ता। तो फीमेल्स के वास्ते भी ये बेस्ट ऑप्शन है, आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ ऐब नहीं है। करके आप इंशाल्लाह पैसे कमाएंगे तो आपकी ज़िंदगी अच्छी होंगी, राइट। अब ये कि हमारे सर है, उनकी भी आप स्टोरी सुने तो काफ़ी हैरत अंगेज़ स्टोरी है इनकी भी। ये जो है सो जनाब स्वीट हाउस रहता, देखिए मिठाई की दुकान पे शीशे पोंछते थे, आईने पोंछते थे, इनका काम यही था। इनको भी कोई साहब जो सो रियल एस्टेट के अंदर लेके आए थे, इनकी तनख्वाह 10,000 रुपये थी महीने की। तो बंदा रियल एस्टेट में आने के बाद इस तरीके से तरक्की करा अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी बच्ची को डेली 200 रुपये पॉकेट मनी देते कहते हैं, 6,000 रुपये खाली बच्ची के ऊपर खर्च कर रहा अपने बंदा। इस तरीके से इसके अंदर रियल एस्टेट ने कमाई। आप सोचिए एक अनपढ़ आदमी, अंगूठा छाप आदमी जिसको कुछ भी नहीं हो, खाली शीशे पहुँच रहा, ऐसा बंदा भी आगे बढ़े। कार भी है उनके पास, ऐसे भी है जो दूसरे स्टेट से आके, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आके, जिसका कोई नहीं है अपने हैदराबाद में, अपने हैदराबादियों को प्लॉट्स वगैरह बेच के, यहाँ के लोगों को प्लॉट्स बेच के इतना आगे बढ़े। एक सर है, आप यकीन नहीं मानेंगे,
जब उन्होंने उनकी स्टोरी सुना रहे थे तो उस महीने का उनका महीने का चेक बता रहा हूँ, 60 लाख रुपए का चेक मेरे आंखों के सामने लिए से उन्होंने, मैं आंखों से देखी चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये लाइव मेरे आंखों के सामने लोग सुनाए करे सो देखा सो हूँ मैं। 60 लाख का चेक वो महीने की कमाई थी। मैं समझूंगा एक आम आदमी ज़िंदगी भर में भी नहीं कमाता 60 लाख रुपए, वो बंदा महीने में कमा रहा। वो बंदा है फिर आंध्र प्रदेश का, उसका कोई नहीं है यहाँ पर। उनकी बीवी को 10 किलो सोना गिफ्ट करे उन्होंने, अपना जो सो 10 तोले में खुश आते रहे, 10 तोले सोना है दिए करे ऐसे, 10 किलो सोना बीवी को वाइफ को गिफ्ट करे उन्होंने, बाहर से आगे यहाँ पर कमा के। बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है, आप भी इस तरीके से आपकी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। बट हमारे स्टोरी क्रिएट करके किसी से अप्रिसिएशन फेलिसिटेशन नहीं लेना है, बस आप पैसा कमाना है, आपकी ज़िंदगी को खुश कर लेना। मैं पैसे कमा लेना, मैं मेरी ज़िंदगी खुश कर लेना। तो हमारी ट्रेनिंग यहाँ पर कंप्लीट हुई। जज़ाकल्लाह खैर, आप लोग यहाँ तक सुने। कुछ भी डाउट्स वगैरह है तो आप डायरेक्टली मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी मैं बता दिया था, 9182728940। या फिर जो कोई आपको ये लिंक भेजे या फिर जो कोई आपको ये वीडियो भेजे, आप उनको भी कांटेक्ट करके मेरे थ्रू मेरे पास अटैच हो सकते, बिज़नेस कर सकते। सिंपल है, आपको ट्रेनिंग समझ में नहीं फिर से एक बार देखिए। कुछ भी डाउट्स है आप डायरेक्टली मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू।